चलिए आज एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं जो जेनेटिक्स और धोखे की सारी हदें पार कर देती है। आज हम थ्रिलर फिल्म फोरेंसिक के उस उलझी हुई गुत्थी को परत दर परत सुलझाएंगे जिसने देखने वालों को सोचने पर मजबूर कर दिया। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है बल्कि उस खौफनाक केस की सबसे बड़ी पहेली है जिसने पूरे शहर को डर के साए में डाल दिया था। तो चलिए इस रहस्य की गहराइयों में उतरते हैं। कहानी की शुरुआत होती है शहर में हो रही एक के बाद एक बच्चों की बेरहम हत्याओं से। हर तरफ दहशत का माहौल है और पुलिस डिपार्टमेंट पर जबरदस्त प्रेशर है कि वो इस केस को जल्दी से जल्दी सुलझाए। कातिल इतना शातिर है कि वो अपने पीछे कोई सुराग ही नहीं छोड़ता, लेकिन हर कत्ल का तरीका बिल्कुल एक जैसा है और यही बात इशारा करती है कि इन सब के पीछे कोई एक ही बेहद चालाक और खतरनाक शिकारी हैं। अब केस को सुलझाने के लिए शहर के दो सबसे बेहतरीन दिमागों को एक साथ लाया जाता है, लेकिन उनके बीच एक पुराना रिश्ता है, एक साझा अतीत है जो इस केस में एक मुश्किल और तनाव भरी पार्टनरशिप की वजह बनता है। और यहीं से कहानी में असली मजा आना शुरू होता है। एक तरफ है एसीपी रितिका जो पूरी तरह से नियम, कानून और प्रोसीजर से चलती हैं, और दूसरी तरफ है फॉरेंसिक एक्सपर्ट सैम जिनके लिए सबूत ही सब कुछ है, तरीके चाहे जो भी हों। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, रितिका का तलाक सैम के भाई से हो चुका है। जाहिर है काम करने के तरीकों का ये टकराव और उनका पर्सनल इतिहास इस केस को और भी ज्यादा पेचीदा बना देता है। क्राइम सीन की जांच के बाद सैम एक ऐसी थ्योरी सामने रखता है जिसे सुनकर सच में सब हैरान रह जाते हैं। कातिल के कद और घाव करने के तरीके को देखकर उसका मानना है कि पुलिस किसी बड़े आदमी को नहीं बल्कि एक बच्चे को ढूंढ रही है। रितिका को यह थ्योरी बिल्कुल बकवास लगती है और वो इसे सिरे से खारिज कर देती है। ठीक उसी वक्त जब सैम का सिद्धांत सबसे ज्यादा बेतुका लग रहा था, तभी एक ऐसा सुराग हाथ लगता है जो जैसे सैम को सही साबित कर देता है, और ये सुराग पूरी जांच को एक ऐसी दिशा में मोड़ देता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अब पूरी जांच रूबिन इलियास नाम के एक नाबालिग पर आकर टिक जाती है। जैसा कि इस टाइमलाइन में दिख रहा है, उसे बहुत तेजी से पकड़ लिया जाता है। वो अपना जुर्म कबूल भी कर लेता है। पुलिस और शहर के लोगों को लगता है कि चलो ये खौफनाक सपना आखिरकार खत्म हुआ। रूबिन के कबूलनामे से केस लगभग बंद ही हो जाता है, पर सैम को शक है कि यह मामला इतना सीधा है नहीं। उसे लगता है कि रूबिन को उसके हियरिंग एड के जरिए कोई कंट्रोल कर रहा था, कि वो तो बस एक मोहरा था और असली खिलाड़ी कोई और है जो पर्दे के पीछे छिपा है। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं था। ये तो एक नए और भी गहरे रहस्य की शुरुआत थी। एक और बच्ची के गायब होने के बाद क्राइम सीन पर मिला एक छोटा सा सबूत सब कुछ बदलने वाला था। इस रैपर से मिला डीएनए किसी बिल्कुल अनजान शख्स का था। मतलब केस जहां से शुरू हुआ वापस वहीं आ गया था। लेकिन इस बार ये रहस्य और भी ज्यादा गहरा और खतरनाक हो चुका था। पुलिस इस अनजान डीएनए प्रोफाइल को अपने डेटाबेस से मैच करती है और एक हिट मिलता है, एक ऐसे केस से जो 10 पूरे 10 साल पहले ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। ये डीएनए बर्मा कॉलोनी किलर से 100% मेल खाता है। एक ऐसा रहस्यमयी कातिल जो एक दशक पहले कई बच्चों की हत्या करने के बाद मानो हवा में गायब हो गया था। ये खुलासा एक धमाके जैसा था। इसका सीधा सीधा मतलब ये था कि 10 साल पहले पुलिस ने किसी गलत इंसान को पकड़ लिया था और असली कातिल इतने सालों के बाद एक बार फिर वापस आ गया है। और यहां आता है कहानी का सबसे बड़ा, सबसे हैरान करने वाला मोड़। कातिल कोई भूत नहीं था, वो सबके बीच, सबके सामने छिपा हुआ था और उसे बचा रही थी एक ऐसी दुर्लभ मेडिकल कंडीशन जिसने उसे पकड़ना लगभग नामुमकिन बना दिया था। इस स्थिति को कहते हैं मेडिकल काइमेरिज्म। अगर आसान भाषा में समझें तो एक इंसान पर उसके शरीर के अंदर दो अलग अलग लोगों के डीएनए। और ये था कातिल का मास्टर प्लान। उसने बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाया जिससे उसके खून का डीएनए बदल गया। ये नया डीएनए उसने सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज करवा दिया, पर उसकी स्किन और बालों का डीएनए तो वही पुराना रहा और यही असली डीएनए वो हर क्राइम सीन पर छोड़ता था। नतीजा, फॉरेंसिक जांच के लिए वो एक ऐसा भूत बन गया जिसका कोई रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं था। और ये कातिल कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर अल्फोंसो कुरियन था। जी हाँ, वही भरोसेमंद क्लिनिकल थेरेपिस्ट जो एक तरफ पुलिस की मदद करने का नाटक कर रहा था और दूसरी तरफ अंदर ही अंदर पूरी जांच को अपनी उंगलियों पर नचा रहा था।
उसका मकसद था सिर्फ और सिर्फ बदला। वो एसीपी रितिका को बर्मा कॉलोनी की पहली जांच के दौरान हुई अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार मानता था और अब वो उसे किसी भी कीमत पर बर्बाद करना चाहता था। इस चौंकाने वाली सच्चाई के सामने आने के बाद सैम के सामने एक नामुमकिन सी चुनौती थी। उसे एक ऐसे कातिल को बेनकाब करना था जिसे खुद उसकी बायोलॉजी अदृश्य बना रही थी। आखिरी सबूत इसी एक फर्क पर टिका था। डॉक्टर अल्फोंसो के खून का डीएनए जो सरकारी रिकॉर्ड में था, उसे बेगुनाह साबित कर रहा था। लेकिन चॉकलेट रैपर पर मिली स्किन सेल्स और उसके बालों का डीएनए, वो उसका असली डीएनए था, जो बर्मा कॉलोनी किलर से पूरी तरह मेल खाता था। और फिर आखिरी टकराव में सैम काइमेरिज्म की इस पूरी गुत्थी को सबके सामने खोलकर रख देता है। डॉक्टर अल्फोंसो का सिर्फ एक बाल वो आखिरी सबूत बनता है जो उसके असली डीएनए को उन हत्याओं से जोड़ता है और उसे आखिरकार सलाखों के पीछे पहुंचाता है। केस तो बंद हो गया, लेकिन ये अपने पीछे एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाता है। एक ऐसी दुनिया में पहचान का असली मतलब क्या है, जहां किसी के जीन यानी उसकी सबसे बुनियादी पहचान भी झूठ बोल सकती है।